So the next part now is in the formation of secondary structure, the importance of phi-psi values, the importance of the dihedral angle values becomes evident, because now the movement along these bonds, secondary structure will be generated. As I have already told you, in a local segment, local segment of the polypeptide chain, the spatial arrangement of main chain atoms give rise to secondary structure. Okay, so what is that? 1 second, my video upload लगा देता हूँ. Okay. So, and you know this, that peptide bond is fixed. Okay, it cannot rotate. And because of this, the peptide bond is fixed. All these 6 atoms are in one plane. Because this is fixed, this atom is one plane, oxygen atom, C alpha, nitrogen, carbonyl nitrogen, and C alpha of the next amino acid. These all 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सी अल्फा, 3A और 3A, 6 मॉलिक्यूल, 6 एटम्स जो हैं ये पूरा एक प्लेन में है. बट ये सी अल्फा जो है 2 अमाइनो एसिड के बीच में, जो सी अल्फा जो सेकेंड अमाइनो एसिड का है, वो सी अल्फा सेकेंड अमाइनो से बिलोंग करता है, लेकिन ये इस प्लेन के एक कोना पर है, पॉइंट पर है. ओके, सो यह प्लेन जो है डिफरेंट प्लेन है. दिस प्लेन इन द फर्स्ट पेप्टाइड ग्रुप, and in the second peptide group, because C alpha is common, this C alpha is part of this peptide group also, this C alpha is part of this peptide group also. So the C alpha is common. तो ये एक पॉइंट है. सपोज करो कि if any structure, 2 planes are like this, छप्पर देखो, झोपड़ी, कैसा रहता है झोपड़ी? यस सर. ये छप्पर हो गया, एक प्लेन इधर है, इसके इस तरफ ऐसे घर बनाया हुआ है, और एक प्लेन इधर है, 2 तरफ छप्पर है ये. ओके, तो ऐसे समझ लो. और ये जो है इस पॉइंट पर सी अल्फा है. तो सी अल्फा इज इन दिस प्लेन ऑल्सो एंड इन दिस प्लेन ऑल्सो, बट बोथ प्लेन्स आर डिफरेंट. ओके, तो क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फिक्स है, तो ये जो इस तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन जिगजैग लाइक फॉर्मेशन कर सकता है. ओके, या फिर ये एक्सटेंड, और इसको अगर खींच दिया जाए इस तरफ along the length of the polypeptide chain, along the axis of this polypeptide chain, then it can extend fully. And in fully extended state, all these planes, all these small planes, सोच लो कि छोटा छोटा पतरा है. Okay, all these small planes will align together, और ये पूरा सारा प्लेन जो है वो एक प्लेन में आ जाएगा. ओके, अब झोपड़ी का छतरा इधर से कोई खींच दे, इधर से कोई खींच दे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये पूरा एक प्लेन में आ जाएगा. अंडरस्टूड? यस सर. नहीं समझ में आया तो पूछो, सिंपल चीज है. ये यहाँ से मूवमेंट है और उसको आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक प्लेन में आ जाएगा सब. तो अब देखिए, दिस इज phi dihedral angle.
ये एंगल अभी जो है आपका, अब इस एक्सिस का, दिस इज कंसिडर्ड एज 180 डिग्री, दिस एक्सिस एंगल ऑफ दिस, जब सब एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में हो पूरा, तो ये कंसीडर किया जाएगा 180। अब चूंकि ये दाएं बाएं हो सकता है, डायहेड्रल एंगल, तो सोचो कि ये डायहेड्रल एंगल है, दिस डायहेड्रल एंगल can occupy like this, slightly left or right or away from you or towards you, या इधर चला जाएगा या इधर चला, एक्सटेंडेड फॉर्म में पूरा 180 डिग्री में रहेगा। दिस इज 180 डिग्री, या सॉरी 0 डिग्री, 0 डिग्री। और ये दिस, और मैक्सिमम ये कहाँ जा सकता है एक्सटेंड होकर के, इस तरफ जा सकता है 180 0 डिग्री है तो 180 डिग्री तक जा सकता है। अगर इधर पेप्टाइड बॉन्ड अटैच नहीं हुए, सपोज इफ यू आर कंसिडरिंग फाई डायहेड्रल एंगल, तो फाई डायहेड्रल एंगल नहीं, सपोज करो साई को, साई डायहेड्रल एंगल है, उसके बाद क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी इस ये क्या है सी अल्फा, and this is carbonyl carbon, this is C alpha, this is C alpha। अब इसके आगे वाला बॉन्ड तो फिक्स है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो फिक्स है ना। यस सर। यस सर। यहाँ नाइट्रोजन था, ये फिक्स है, तो ये कितना रोटेट कर सकता है, ये इसको जाने देगा इधर उधर अमाइनो एसिड के इस एंगल को, ये साई एंगल है। एंगल के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन डिफरेंट कंडीशन इस एंगल के वैल्यूज अलग अलग है। सपोज अब यहीं से रामाचंद्रन प्लॉट का कंसेप्ट है, आप लोग समझिए। सपोज म्यूट कर लीजिए। सपोज 3 तरह का सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं। सिनेरियो नंबर 1 कि अगर यह अमाइनो एसिड रेसिड्यू फ्री है, मान लो कि यहां पर कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, तब ये कितना मूव कर सकता है, तो पूरा फ्रीली मूव करेगा 180 से लेके -180 से +180 के बीच में, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है दिस बॉन्ड। अगर ये नहीं है तो फ्री एंड है तो राइट। अगर कार्बोक्सिलिक एंड पर अमाइनो एसिड है, उसके आगे कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, तो कितना मूव करेगा ये, बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ रोटेशन है कि नहीं इसको। यस सर। Theoretically, psi can acquire any value between 180 to +80. In this case, if the residue is free, no peptide bond is followed by that residue. Then, ये बात समझ में आई सिनेरियो नंबर 1। सर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं रहेगा तो पूरा 360 नहीं मूव कर सकता है। इसके पहले तो है ना, आप एक एंड को फिक्स कर रहे हैं, पकड़ लो एक रस्सी अपने हाथ में, और दूसरा एंड फ्री है, तो कितना मूव करे, और इधर तो जाएगा नहीं। अब ये ज्यादा से ज्यादा ये उल्टा तो जाएगा तो नहीं, ओके, ये ज्यादा से ज्यादा 180 टू -180 तक इसका परमिसिबल वैल्यू। सेकेंड कंडीशन इज
सेकेंड कंडीशन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ओके, कि अगर if this peptide bond, second condition में peptide bond is present, if the peptide bond, or peptide bond is partial double bond, you know this, that is why the length of this bond is shorter than the length of bond between carbon and nitrogen in an amine group, okay, इस बॉन्ड से ये छोटा है, छोटा बॉन्ड है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ओके, लीस्ट एनर्जी स्टेट में है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एक ज्यादा एक एनर्जी की आवश्यकता है, ओके, ज्यादा कम मत बोलो, अभी एक एनर्जी की आवश्यकता है। तो सेकेंड इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच पेप्टाइड बॉन्ड इज शॉर्टेंड बाय 0.1 nanometer, then peptide bond is rigid, and if it is shortened by 0.1 nanometer, similar to the case which happens, similar to the case when these residues are present in the polypeptide chain, then the freedom of rotation of psi and phi dihedral angles, values of phi and psi will be somewhat restricted, जब एंड फ्री था तब मूवमेंट ज्यादा पॉसिबल था, अब एंड है और साथ ही साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, कोई सपोज ऐसा बॉन्ड है जिसमें 0.1 नैनोमीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम जो है आपका एटम्स जो है एक दूसरे के करीब आ गए, वंडर वाल रेडियाई जो है वो 1.1 nanometer if it has decreased, then the freedom of rotation and value of phi and psi will again further reduce, okay, this is also a hypothetical. Third one is if the real situation, in the real situation, if peptide bond is present and phi psi angle values of the amino acid residues, when these residues are present in the polypeptide chain, then the effect of all these molecules combined will take place, and in total effect, what you will see is, I will show you in Ramachandran plot. Again, this will be the possible values of phi and psi will decrease. अब यही कहता है कि for a certain phi and psi angle, dihedral angle values, this type of secondary structure will be formed. If phi and psi are these, then beta conformation will be favored. Okay, so I'll come to the graph when I explain all these points to you. Is it clear for now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what it says, peptide bond is rigid and planar. पेप्टाइड बॉन्ड रिजी है और एक प्लेन में है, उस प्लेन में ये 6 एटम है, और ये जो एटम है ये दूसरे प्लेन में भी है, ओके, लेकिन ये एक दोनों प्लेन के बीच का एक पॉइंट है सिर्फ, इसलिए ये शेयर्ड है. सिमिलरली दिस इज पॉइंट, बट दिस इज डिफरेंट प्लेन एंड दिस इज डिफरेंट प्लेन. सो कोवेलेंट bonds also place important constraints on the conformation of polypeptide. तो इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक क्या हुई, असुविधा उत्पन्न हुई पॉलीपेप्टाइड चेन को,
टू गेट फोल्डेड। ओके, लेकिन फिर भी इस असुविधा के बावजूद चूंकि फाई एंड साई एंगल इज रोटेटेबल, कैन एक्वायर डिफरेंट वैल्यूज, सो millions of possible conformations are arising। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड भी मूव करता तब तो प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर्टिकुलर वे में फॉर्म होना संभव ही नहीं था। प्रोटीन नेसेंट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता, सारे बॉन्ड रोटेटेबल है, कुछ भी कन्फर्मेशन अख्तियार कर लेता जो बायोलॉजिकली फंक्शनली एक्टिव नहीं होता। तो एक एंगल को, एक पेप्टाइड ग्रुप में 3 बॉन्ड है, ओके, लीनियर चेन में, और ये दोनों को भी जोड़ लोगे तो 5 हो जाएगा। इन तीनों में ये फिक्स है, ये दोनों मूवेबल है, रोटेटेबल है। समझ रहे हो बात को? इससे और भी जो है संभावना जो कि करोड़ों अरबों में हो सकती थी इसके कंफर्मेशन की, पेप्टाइड बॉन्ड भी अगर मूवेबल होता तो इस संभावना घट गई। नाउ इट हैज कम इन मिलियंस। The alpha carbon of adjacent amino acid residues are separated by 3 covalent bonds arranged as C alpha, CN and C alpha। ये क्लियर है आपको? सेकेंड पॉइंट। Yes, sir. Okay. X-ray diffraction studies of crystal of amino acids and of simple dipeptides and tripeptides demonstrated that peptide bond is somewhat shorter than CN bond in a simple amine, and that the atoms associated with the peptide bond are coplanar। ये भी समझ गए आप? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। एटम्स एसोसिएटेड विद पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से जो जो एटम्स एसोसिएटेड हैं एक पेप्टाइड ग्रुप में, ठीक है, इस पेप्टाइड बॉन्ड से एटम्स कौन कौन एसोसिएटेड है? ये कार्बन अल्फा भी, ये तो एसोसिएटेड है ही, ओके, ये पूरा एक प्लेन में है, तो उसके साथ साथ ये भी प्लेन में, एक ही प्लेन में आ जाता है, क्योंकि ये शेयर्ड है, कॉमन है दोनों के बीच में, ओके। सो ये सारे एक प्लेन में है, bonds, all bonds। This indicated a resonance or partial sharing of 2 pairs of electrons between the carbonyl carbon and amide nitrogen। Figure 4.2a। ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। ये में देखिए, ये है रेजोनेंस हो रहा है, ओके, अनचार्ज स्टेट है, दिस इज चार्ज स्टेट, दिस वन इज ऑल्सो चार्ज स्टेट, ओके। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, in the absence of hydrogen bonding, this is the charge distribution pattern, okay। You can see here each polypeptide bond has developed one electric dipole, in this case also and in this case also। तो इसका क्या मतलब हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड जो है इस फॉर्म और इस फॉर्म में कंटिन्यूअसली इंटरचेंज होते रहता है, आपस में ही बदलते रहते हैं। कोई एक निश्चित इस तरह का फॉर्म में पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमेशा प्रोटीन में इस अवस्था में नहीं रहता है। ये अवस्था, ये अवस्था, ये अवस्था, फिर ये अवस्था, ये अवस्था, ये इंटरचेंज होते रहता है। तो पार्शियली क्या कहेंगे? ये एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ओके। यू कैन सी because oxygen is highly electronegative, it has pulled some electrons toward partially towards it, okay। यही कह रहा है ये, दिस रिकॉर्डिंग है क्या चल रहा है? This indicated a resonance or partial sharing of 2 pairs of electrons between carbonyl oxygen and amide nitrogen। 2 pairs of electron है, डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 pairs of electron and amide nitrogen। amide nitrogen ये है, और ये आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन है। यहाँ भी 2 pairs of electron है, डबल बॉन्ड, पार्सल डबल बॉन्ड यहाँ थोड़ी देर के लिए फॉर्म किया, ये पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज अख्तियार कर लिया, तो यहाँ भी 2
पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए शेयर हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज and nitrogen has a partial positive charge, setting up a small electric dipole. The 6 atoms of the peptide group lie in a single plane with the oxygen atom of the carbonyl group and the hydrogen atom of the amide nitrogen trans to each other. और सारे 6 जो है एटम्स एक पेप्टाइड ग्रुप में है और एक सिंगल प्लेन में है, अमाइड नाइट्रोजन, ओके, और हाइड्रोजन एटम टू अमाइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, ये दोनों ट्रांसपोजिशन में है। You can see this oxygen, then hydrogen, hydrogen, oxygen. From these findings, Pauling and Corey concluded that the peptide bonds are unable to rotate freely because of their partial double bond characters. Point number 6 is rotation is permitted about this angle and C alpha and C alpha C bonds. The backbone of polypeptide chain can thus be pictured as a series of rigid planes with consecutive planes sharing a common point of rotation at C alpha. ठीक है, अभी हम बताए ही आपको कि इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा रिजिड प्लेन्स है एक दूसरे से अटैच, कॉमन पॉइंट जो है सी अल्फा है, रिजिड प्लेन है, सब कॉमन पॉइंट सी अल्फा है। सीरीज ऑफ, ओके, हर पेप्टाइड ग्रुप एक एक प्लेन है और कंजुगेटिव प्लेन जो है शेयर कर रहा है सी अल्फा को। The rigid peptide bonds limit the range of conformations that can be assumed by polypeptide chain. ठीक है, रिजिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की वजह से कन्फर्मेशंस, पॉसिबल कन्फर्मेशन की संख्या और घट जाती है। अच्छी बात है, घट गई। बाय कन्वेंशन द बॉन्ड एंगल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रोटेशन ऑफ सी एंगल, सी अल्फा, रोटेशन एट सी अल्फा are labeled as phi, or N or C bond phi for the NC bond and psi for C alpha C bond. अब देखिए रोटेट हो रहा है सी अल्फा, रोटेशन एट सी अल्फा, रोटेट नहीं हो रहा है, रोटेशन एट सी अल्फा फिक्स है, सी अल्फा फिक्स है, ये फिक्स है, ओके, और रोटेशन हो रहा है कहाँ, फाई एंड साई, ओके। सी अल्फा आपका कॉमन पॉइंट है, ये फिक्स है, तो ये फाई और साई जो है -180 से +180 तक जा सकता है, लेकिन इसके जाने में कौन कौन व्यवधान उत्पन्न करेगा, आर ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस काउज करेगा, ओके, और ये सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म, तो ये दूसरे से एसोसिएटेड होने की वजह से भी पॉलीपेप्टाइड चेन भी हिंड्रेंस काउज करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये सक्सेसिव अमाइनो एसिड्स कैसे हैं, कंपोजिशन कैसा है। अगर फाई साई एंगल परमिट करेगा अल्फा हेलिक्स फॉर्म होने के लिए तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा, ओके। अगर नहीं अल्फा हेलिक्स अलाउ करेगा, फाई साई एंगल का परमिसिबल लिमिट, तो वो अल्फा आपका इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म। समझ में आ रहा बात? जैसे आप कहोगे फिर अल्फा हेलिक्स क्यों फॉर्म हुआ? यस सर। तो आप ये से समझो कि
एक अमाइनो एसिड का रेसिड्यू स्ट्रेच है 50 का सपोज, 50 से नहीं, आप मान लो 3 चौका 52, 3 छक्का 16 48 का मान लो, 48 रेसिड्यूज लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, दिमाग से निकल गया। सी अल्फा, मेरा कभी कभी जो है ना माइंड ब्लैंक हो जाता है। रुक जाओ, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते, कहाँ पर से छूटा ये। सर एंगल के बारे में। हाँ अब याद पड़ा, ठीक, क्या हम बताने वाले, ठीक। तो अब देखिए 48 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है। सपोज इसमें फिनाइल एलानिन है, आपका आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, लाइसिन है, अलानिन है, और आपका और भी अमाइनो एसिड मेथियोनिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामेट है, वायलिन है, आइसोल्यूसिन है, सपोज इस तरह से है। और ये जो हम तीर बना रहे हैं यह है उनके फाई, सपोज कोई एक एंगल लेके चलो, फाई और साई, एक कोई पकड़ लो, साई लेके चलते हैं, साई एंगल का वेरिएशन इतना हो सकता है फॉर ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू, और एक स्टेज में ये सब है। और अल्फा हेलिक्स बनने के लिए -57 और -47 डिग्री एंगल चाहिए था, शायद -47 फाई है। अब ये -47 जो है, इतने ये अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इतना सारा फाई एंगल प्रोवाइड कर सकता है जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन में रहेगा, तो इतना वेरिएशंस हो सकता है। अब डिपेंड करेगा उस जो बाद के अमाइनो एसिड्स हैं वो कितना अलाउ कर रहे हैं। सपोज थ्योरेटिकली चलो, कोई अमाइनो एसिड इतना अलाउ कर रहा है, ग्लाइसिन मान लो, और उसके बाद अलानिन है वो थोड़ा अलाउ कर रहा है, मान लो अलानिन भी ज्यादा अलाउ करता है, सपोज इतना अलाउ कर रहा है। तो अब इन दो, इस डाइपेप्टाइड का, अगर इस सपोज करो डाइपेप्टाइड है, इस डाइपेप्टाइड का फाई साई एंगल, ये अगर फाई है मान लो, नाउ द डाइपेप्टाइड एंगल का फाई विल बी इन द रेंज ऑफ दिस, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड है। ये इतना ही अलाउ किया इसको जाने के लिए, भले पहले वाले का रेंज ज्यादा था। तो इसी तरह प्रोटीन में जो है, अब एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है जो नैरो रेंज दे रहा है अपने एंगल का, तो यह जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये इस पेप्टाइड में जिसमें इतने सारे रेसिड्यूज हैं, सब रेसिड्यूज का जो ओवरलैपिंग कॉमन जो पॉसिबिलिटी होगी एंगल की, उस एंगल में वो पॉलीपेप्टाइड चेन के सभी फाई एंड साई डायहेड्रल एंगल्स हर प्लेन में इसी के बीच में रेंज में होगा। क्योंकि अकेला अमाइनो एसिड ने बहुत सारा अमाइनो एसिड, कोई कम अलाउ किया, कोई ज्यादा अलाउ किया, कोई कम अलाउ किया, कोई ज्यादा अलाउ किया, तो जब वो पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा तो जो कम अलाउ किया वो डिसाइड करेगा कि कितना अब डायहेड्रल एंगल हो, क्योंकि ज्यादा जिसका रेंज है उसमें से वो जो कम रेंज वाला है वो उस रेंज में डायहेड्रल एंगल आएगा, तो ज्यादा वाला भी उसी रेंज में आ जाएगा, अलाइन हो जाएगा। समझ रहे बात को या नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट? मतलब इस रेंज में रहना चाहिए उसका।
कुछ भी तो वैल्यू होगा ना डायहेड्रल एंगल का। सपोज करो 48 अमाइनो एसिड रेसिड्यू, अगर इससे बाहर जाएगा तो नहीं होगा। बाहर वैल्यू होगा ही नहीं। एक अमाइनो एसिड का इतना रेंज है, सेकेंड वाला अमाइनो, सपोज एक अमाइनो एसिड का इतना रेंज है डाइपेप्टाइड, और दूसरा अमाइनो एसिड उससे फॉलो कर रहा है, उसका इतना ही रेंज है डायहेड्रल एंगल का, कोई एक डायहेड्रल एंगल का। तो इस डाइपेप्टाइड के बीच में जो डायहेड्रल एंगल है वो ये तो नहीं हो सकता, और ना ही ये हो सकता है, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो ये अलाउ कैसे करेगा। यह पूरे पेप्टाइड चेन में एक सेम टाइप ऑफ डायहाइड्रल एंगल हो गया। हम बताए थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, एक पेप्टाइड के सेगमेंट में these values of dihedral angles become same or nearly same। याद आया? यस सर। डायहेड्रल एंगल का वैल्यूज अगर सेम हो जाएगा इन ए सेगमेंट ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर ईच सक्सेसिव रेसिड्यूज, हर अमाइनो एसिड्स और हर पेप्टाइड ग्रुप का इन दैट सेगमेंट, देन व्हाट विल हैपन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। तो अब जब डायहेड्रल एंगल सेम हो गया हर पेप्टाइड ग्रुप का, और हर पेप्टाइड ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड हैं, और उन सब अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट डिफरेंट अलाउएबल रेंज है फॉर phi and psi, these डायहेड्रल एंगल्स, तो अब फाइनल डायहेड्रल एंगल क्या होगा उस सेगमेंट में, जो कॉमन डायहेड्रल एंगल है, जो कॉमन रीजन फॉल करेगा उसमें, वो हो जाएगा। अब डाइपेप्टाइड है, इसने इतना ही अलाउ किया, तो नाउ विल डायहेड्रल एंगल विल बी इन दिस रेंज। ओके, भले ही फर्स्ट अमाइनो एसिड इतना अलाउ किए हुए है, क्योंकि ये तो फ्रीडम इतना दिए हुए, लेकिन ये इतना ही फ्रीडम दिया। ओके, तो ये वाला भी इसी रूप में अलाइंड हो गया। तो अब इस पेप्टाइड ग्रुप का डायहेड्रल, तो डाइपेप्टाइड है तो इसमें एक ही पेप्टाइड ग्रुप है। ओके, तो इसका तो चर्चा नहीं करना चाहिए हमको। 3 या 4 का, जैसे ये 4 है, इसको लेके चलोगे तो अब 4 है, एक का इतना है मान लो, एक का इतना है, फिर एक का मान लो और इतना है, और चौथे का मान लो इतना है। अब इस 4 पॉलीपेप्टाइड ये अमाइनो एसिड का आपका, एक पेप्टाइड ग्रुप में देखिए कितना है आपका, 3 बॉन्ड है, ये तो फिक्स है। तो एक पेप्टाइड ग्रुप में 2 बॉन्ड लेके चलेंगे आप उसको। अब थोड़ा अगर हम इसीलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे हैं थे कि अब चलिए रेड वाला को मान लीजिए साई और ब्लू वाला को फाई एंगल। मान लो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड इज फर्स्ट, ये जो हो गया आपका पहले साई, फिर पेप्टाइड तो फिक्स ही है, 3 ही बॉन्ड है एक पेप्टाइड ग्रुप में, तो एक फाई और एक साई का जो जोड़ा है, सपोज फाई इज अलाउइंग दिस मच, साई इज अलाउइंग दिस मच, साई का इतना रेंज है। फिर दूसरा पेप्टाइड ग्रुप का साई का रेंज मान लो इतना है, तीसरा पेप्टाइड ग्रुप का साई का रेंज मान लो इतना है, चौथा पेप्टाइड ग्रुप का साई का रेंज मान लो थोड़ा ज्यादा इतना है, 5 साई का, साई इतना है, फाई इतना है। तो अब फाई साई का जो कॉमन वैल्यू एक ही होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फाई